प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सकें, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में हम दूरदर्शन के माध्यम से क्लास 9 और क्लास 11 की पढ़ाई करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। दोस्तों, क्लास 9 में हम साइंस के पाठ गति के भाग 5 को पढ़ेंगे। इसी तरह क्लास 11 में हम फिजिक्स के पाठ सरल रेखा में गति की शुरुआत करेंगे। इन सभी वीडियो के साथ हम कुछ रोचक प्रश्नों को भी हल करेंगे। दोस्तों, आप सबसे उम्मीद है कि आपने अपनी कॉपी और कलम अपने साथ रखी होगी, जिसमें आप जरूरी बातों को नोट करेंगे। तो चलिए, बहुत हो गई आज की बातें, शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, आज जो हम अध्याय करने जा रहे हैं उसका नाम है गति और आज हम इसका 5वां भाग करेंगे। तो इस भाग में हम जानने वाले हैं ग्राफ के बारे में और इसमें हम जानेंगे कि गति का ग्राफीय प्रदर्शन कैसे होता है। तो इससे पहले चलिए जानते हैं कि ग्राफ कितने प्रकार के होते हैं। तो ग्राफ 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार होता है दूरी समय ग्राफ, दूसरा होता है वेग समय ग्राफ और तीसरा होता है त्वरण समय ग्राफ। परंतु आपको तीनों के बारे में नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ ऊपर के 2 पढ़ने हैं, क्योंकि त्वरण समय ग्राफ जो है वो आपकी बुक में नहीं दिया हुआ और इसके बारे में सवाल नहीं आते। तो इसलिए आपको सिर्फ ऊपर के 2 ग्राफ पढ़ने हैं। पर ग्राफ पढ़ने के लिए ये भी तो पता होना चाहिए ना कि मोशन यानी कि जो गति है वो किस प्रकार की है। तो हम 3 तरह की गति का ग्राफ बनाएंगे। पहला तो है जहां पर जो वस्तु है वो स्थिर होगी, दूसरा जहां पर वस्तु एक समान गति से आगे चलेगी और तीसरा है एक समान त्वरण, जहां पर वस्तु का त्वरण एक समान होगा। तो शुरुआत करते हैं स्थिर से। तो स्थिर में क्या होगा कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है या फिर जो वस्तु है वो मूव नहीं करेगी। तो इसके लिए मान लीजिए कि एक कार थी जो 40 किलोमीटर चली और उसके बाद जाकर रुक गई। तो सबसे पहले हम इसका बनाएंगे दूरी समय ग्राफ। अब हम ये जानते हैं कि वो 40 किलोमीटर चल चुकी है। तो मान लीजिए ये जो पॉइंट है ये 40 किलोमीटर को दर्शाता है। तो अब गाड़ी 40 किलोमीटर चलने के बाद रुक चुकी है, तो मतलब दूरी और ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, परंतु समय तो बढ़ता रहेगा ना। उदाहरण के लिए अगर 5 मिनट बीत जाता है, उसके बाद भी जो हमारी कार होगी वो जिस पॉइंट पे थी उसी पॉइंट पे रहेगी। 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद कार तो चल ही नहीं रही। तो यानी कि जो कार है वो उसी दूरी पे रहेगी, परंतु समय बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह की एक सीधी रेखा बनेगी जो समांतर होगी समय के। अगर हम स्थिर वस्तु का वेग समय ग्राफ बनाए तो हम ये जानते हैं कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो उसका वेग 0 होगा, क्योंकि वेग क्या होता है, विस्थापन अपॉन में समय। अब क्योंकि यहाँ पर विस्थापन हो ही नहीं रहा, क्योंकि वस्तु चल ही नहीं रही, तो उसका वेग क्या आ जाएगा, 0। मतलब कि वेग कहाँ पर होगा, यहाँ पर, और समय तो फिर भी बढ़ेगा। तो इसलिए एक सीधी रेखा बनेगी जो समय के ऊपर होगी। चलिए आप जानते हैं एक समान गति का ग्राफ कैसे बनेगा। तो एक समान गति में पहले देखते हैं दूरी समय ग्राफ कैसे बनेगा। अब हमारी वस्तु पहले कहाँ पे थी, 40 किलोमीटर पे। मान लीजिए अब वो एक समान गति से आगे बढ़ रही है, तो कुछ समय बाद वो थोड़ा सा आगे बढ़ती है। अगर उतना ही समय और बढ़ेगा तो जितना आगे बढ़ी थी उतना ही और आगे बढ़ेगी, क्योंकि हम जानते हैं एक समान गति में क्या होता है कि अगर 1 सेकंड में कोई वस्तु 1 मीटर बढ़ी है तो अगले सेकंड में भी 1 मीटर ही बढ़ेगी। तो इसमें जिस तरह से टाइम बढ़ेगा, धीरे धीरे हमारा जो दूरी है वो भी बढ़ता जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर एक सीधी रेखा बनेगी जो ऊपर की तरफ मुड़ी हुई होगी, यानी कि एक सीधी रेखा जो थोड़ी टेढ़ी होगी और ऊपर की ओर जा रही होगी। और ये हमें बताता है एक समान गति का दूरी समय ग्राफ। चलिए देखते हैं कि इसका वेग समय ग्राफ कैसे बनेगा।
तो वेग समय ग्राफ में यहाँ पर हम जानते हैं कि एक समान गति है, यानी कि गति बदल नहीं रही, या फिर वेग कह लीजिए तो वेग बदल नहीं रहा। तो मान लीजिए उसका वेग था 40 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर क्या होगा, समय बढ़ेगा परंतु वेग 40 किलोमीटर पर आवर ही रहेगा। तो जैसा कि हमारा स्थिर गति में दूरी समय ग्राफ बना था, ऐसा ही हमारा एक समान गति में वेग समय ग्राफ बनेगा, क्योंकि वेग बदल ही नहीं रहा। तो जब वो बदल ही नहीं रहा तो वो उसी पोजीशन पे रहेगा और इसलिए एक सीधी रेखा बनेगी जो समय के समांतर होगी। चलिए देखते हैं तीसरा ग्राफ, जो कि है एक समान त्वरण का ग्राफ। अब यहाँ पर अगर हम दूरी समय ग्राफ की बात करें तो यहाँ पर मान लीजिए ऑब्जेक्ट अभी भी 40 किलोमीटर पे है। अब थोड़ा सा समय बढ़ेगा तो वस्तु थोड़ा आगे जाएगी, परंतु इस बार क्या होगा, अगर उतना ही समय फिर से बढ़ाएं तो वस्तु जितना आगे गई थी इस बार उससे ज्यादा आगे जाएगी, क्योंकि वस्तु का त्वरण हो रहा है तो उसकी गति बढ़ रही है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वस्तु पहले जितना चली थी उससे और ज्यादा चलने लगेगी, और इसलिए क्या होगा कि जो हमारा ग्राफ बनेगा वो एक कर्व बनेगा जो कि ऊपर की तरफ मुड़ रहा होगा। तो ये हमारा दूरी समय ग्राफ होता है एक समान त्वरण का। अगर हम एक समान त्वरण का वेग समय ग्राफ बनाएं तो हम जानते हैं कि त्वरण एक समान गति से बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे त्वरण बढ़ेगा और इसलिए एक सीधी रेखा बनेगी जो ऊपर की तरफ मुड़ी हुई होगी। तो ये हमारा वेग समय ग्राफ होगा। अब ग्राफ के ऊपर सवाल भी बहुत आते हैं, तो चलिए देख लेते हैं एक सवाल। तो सवाल ये है कि दूरी समय ग्राफ दिया हुआ है दो वस्तु का A और B, और हमसे पूछा हुआ है दोनों में से किसका वेग ज्यादा है। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं दोनों ने बराबर दूरी तय करी है, परंतु B को इस दूरी को तय करने में A से कम समय लगा है। तो क्योंकि उसे कम समय लगा है, यहाँ पर जो B है उसकी वेग ज्यादा होगी। अब यहाँ पर ग्राफ खत्म हो जाता है। अब हमें जानना है कि जो गतिज तीन समीकरण हमने पहले पढ़े थे उन्हें ग्राफ से कैसे निकालना है। अब ये एग्जाम में ज्यादातर पूछे नहीं जाते क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा टफ है, परंतु अगर आप इन्हें समझ लेंगे तो आपको ये अध्याय बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसे जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम इसके लिए एक वेग और समय का ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि वेग और समय के ग्राफ से ही हम गतिज समीकरण तीनों के तीनों समीकरण निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु थी जो u वेग से जा रही थी, बाद में उसका वेग v हो गया, कुछ एक्सेलरेशन लगा, इसमें कुछ टाइम लगा और जो डिस्टेंस कवर हुआ वो था a से b, जिसे हमने s नाम दिया। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जब टाइम 0 था तो वस्तु का वेग कितना था u। तो मान लीजिए वस्तु का वेग यहाँ पर कुछ था। अब वेग आगे जाकर बढ़ गया, परंतु वेग बढ़ने में कुछ समय भी लगा होगा, इसलिए थोड़ा सा समय बढ़ा और थोड़ा सा वेग बढ़ा। तो ये हमारा AB हो गया। अब यहाँ पर जो समय लगा है वो है O और ये वाला डिस्टेंस, और यहाँ पर कुछ समय लगा होगा जिसे हम कहेंगे T। अब यहाँ पर जो हमारा पूरा का पूरा मोशन है ये दिखाया गया है। तो यहाँ पर चलिए इनको नाम दे देते हैं जिससे हम सारी चीजों को अच्छे से बता सकें। ये हमारा हो जाएगा U, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा V, इस वाले पॉइंट को हम कहते हैं C और इस वाले को कहते हैं D। और एक पॉइंट और जान लीजिए कि अगर हम इस ग्राफ का एरिया निकालते हैं तो इस ग्राफ के एरिया से हमें दूरी का पता लगता है। चलिए इस ग्राफ को अब रखते हैं साइड में और निकालते हैं गतिज समीकरण ग्राफ की मदद से। तो पहले समीकरण के लिए हम एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण की परिभाषा देखेंगे। तो उसकी परिभाषा थी अंतिम वेग माइनस में प्रारंभिक वेग अपॉन में समय। अब यहाँ पर सीधा v माइनस यू अपॉन में t नहीं लिख दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें सारा डाटा कहाँ से लेना है, ग्राफ से। तो अंतिम वेग कितना है, यहाँ पर हमारा अंतिम वेग है b से d तक की दूरी, तो bd माइनस में प्रारंभिक वेग कितना है, o से a तक की दूरी, और समय कितना है, o से d तक की दूरी। अब हम यहाँ पर वैल्यू डाल देंगे तो वैल्यू आ गई। अब इसके बाद तो हमें जानते ही हैं कि सॉल्व कैसे करना है, जैसे हमने इक्वेशन में सॉल्व किया था। t को ले जाएंगे a की तरफ और u को ले जाएंगे उसी तरफ, हमें पहला समीकरण मिल जाएगा v बराबर में u प्लस में at। चलिए अब निकालते हैं दूसरा समीकरण, परंतु हम जानते हैं दूसरे समीकरण के लिए हमें s चाहिए, यानी कि पूरा का पूरा दूरी, और दूरी किससे निकलती है, इस ग्राफ के एरिया से। अब हम ये जानते हैं कि इस ग्राफ में दो शेप हैं, पहला तो ये ऊपर वाला ट्राइंगल ABC और उसके बाद दूसरा रेक्टेंगल जो कि है ACDO।
तो अब हमें इन दोनों का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू में बेस जो कि है AC इंटू में हाइट जो कि है BC, प्लस में रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ हो जाएगी AO गुना में ब्रेथ हो जाएगी OD। अब यहाँ पर हम वैल्यूज डाल देंगे। वैल्यू डालेंगे तो क्या आ जाएगा? AC की वैल्यू हो जाएगी T, BC की वैल्यू हो जाएगी B माइनस में U, AO की वैल्यू हो जाएगी U और OD की वैल्यू हो जाएगी T। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? इस V माइनस U की वैल्यू पुट करेंगे। तो V माइनस U की वैल्यू किससे हम निकालेंगे? हमने अभी अभी जो समीकरण निकाला था V बराबर में U प्लस AT, उससे U को हम ले आएंगे V की तरफ, तो V माइनस U कितना आ जाएगा? AT। अब इसको डाल दीजिए V माइनस U की जगह पे, तो क्या हो जाएगा? S बराबर में हाफ गुने में T गुने में AT प्लस में U इंटू में T। तो यहाँ पर AT और T मल्टीप्लाई होने पे AT स्क्वायर मिलेगा और प्लस में U और T मल्टीप्लाई होकर UT मिलेगा। अब अगर आप हाफ AT स्क्वायर प्लस UT लिखे या UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, बात तो वही है। तो इस तरह से हमारा पहला समीकरण आ जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरा समीकरण कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए भी हम क्षेत्रफल का इस्तेमाल ही करेंगे, परंतु इस बार हम क्या करेंगे? ट्राइंगल और रेक्टेंगल का अलग एरिया ना निकाल के इस बार हम पूरे ट्रेपीजियम का एरिया निकालेंगे। तो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है? दोनों साइड को जोड़ देते हैं और हाइट से गुना कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला साइड है AO और दूसरा साइड है BD और हाइट कितनी है इसकी? OD। तो चलिए इसकी वैल्यू डाल देते हैं जल्दी से। AO की वैल्यू है U, BD की वैल्यू है V और OD की वैल्यू है T। अब T की वैल्यू क्या थी? V माइनस U अपॉन में A। हमने इक्वेशन में भी क्या किया था? इससे सॉल्व किया था जब हमने T की वैल्यू डाल दी थी। तो यहाँ पर भी हम T की वैल्यू डाल देंगे। S बराबर में हाफ U प्लस V पहले से था और T की वैल्यू आ जाएगी V माइनस U अपॉन में A। नीचे से 2A को हम ले जाएंगे S की तरफ, तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी? U प्लस V गुने में V माइनस U। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये A प्लस B गुने में A माइनस B का फॉर्म बन रहा है, जिससे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर आता था। तो हमारे पास समीकरण आ जाएगा 2AS बराबर में V स्क्वायर माइनस में U स्क्वायर। अब इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में हमने क्या सीखा। सबसे पहले हमने जाना ग्राफ और उसके बाद हमने जाना गति का ग्राफीय प्रदर्शन कैसे किया जाता है। तो इसके बारे में आप अपनी NCERT के एक गति वाले अध्याय में पढ़ सकते हैं, जहाँ पे आपको पढ़ना है दूरी समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ और गति का ग्राफीय प्रदर्शन। अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक समान वृत्तीय गति के बारे में और उसके बाद हम कुछ सवालों को भी सॉल्व करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। डेली क्विज। क्वेश्चन नंबर 1, ग्राफ के अनुसार वस्तु की गति किस प्रकार की है? ऑप्शन A एक समान त्वरण, ऑप्शन B एक समान गति, ऑप्शन C असमान त्वरण, ऑप्शन D असमान गति। क्वेश्चन नंबर 2, ग्राफ के अनुसार वस्तु की गति किस प्रकार की है? ऑप्शन A एक समान त्वरण, ऑप्शन B एक समान गति, ऑप्शन C असमान त्वरण, ऑप्शन D असमान गति। क्वेश्चन नंबर 3, ग्राफ के अनुसार किसकी गति ज्यादा है? ऑप्शन A, ऑप्शन B, B, ऑप्शन C, A और B की गति बराबर है, ऑप्शन D इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, वेग समय ग्राफ से दूरी का पता डैश से लगाया जा सकता है। ऑप्शन A x अक्ष, ऑप्शन B y अक्ष, ऑप्शन C क्षेत्रफल, ऑप्शन D इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, ग्राफ के अनुसार वस्तु का त्वरण क्या है? ऑप्शन A 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन B 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन C ऋणात्मक, ऑप्शन D इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्वेश्चन नंबर 1 A, क्वेश्चन नंबर 2 B, क्वेश्चन नंबर 3 B, क्वेश्चन नंबर 4 C, क्वेश्चन नंबर 5 A। नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 11वीं के भौतिकी का अध्याय सरल रेखा में गति भाग 1।
तो शुरू करने से पहले आइए एक बार नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्थिति के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे पथ लंबाई तथा सबसे अंत में हम पढ़ेंगे विस्थापन। तो चलिए शुरू करते हैं परिचय से। इस ब्रह्मांड में सभी वस्तुएं किसी न किसी तरह गतिमान हैं। कुछ की गति हम देख पाते हैं तथा कुछ की गति के लिए हमें लगता है कि वह नहीं हो रही है तथा वस्तु स्थिर है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि एक बॉल को आप गति करते हुए देख रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपको एक पेड़ स्थिर दिख रहा है। पर क्या सच में ऐसा है? क्या यह पेड़ स्थिर है? जैसा कि मैंने बताया था कि इस ब्रह्मांड में सभी वस्तुएं किसी न किसी तरह से गतिमान हैं। तो क्या आप ये इमेजिन कर पा रहे हैं? या फिर आप सोच रहे हैं कि ऐसा नहीं है क्योंकि मेरा घर और मेरे दोस्तों का घर यह तो पूरी तरह स्थिर है और कई सालों से अपनी जगह से नहीं हिला है। पर अगर आप ध्यान दें तो आपका घर पृथ्वी पर है और पृथ्वी हर समय अपने अक्ष पर घूम रही है और साथ ही साथ सूर्य की परिक्रमा भी कर रही है। अब आप कहेंगे कि इस प्रकार तो हम सूर्य को स्थिर कह सकते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि सूर्य भी हमारी मंदाकिनी यानी गैलेक्सी मिल्की वे की परिक्रमा करता है, जिसे आप चित्र में देख सकते हैं। और इस प्रकार ब्रह्मांड में हर ऑब्जेक्ट किसी न किसी प्रकार से गतिमान है। चलिए अब हम आगे चलते हैं और गति क्या होती है उस पर नजर डालते हैं। समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। जैसा कि आप एक चित्र में देख रहे हैं कि एक व्यक्ति चल रहा है, लेकिन अगर हम इसको कोई एक पूरी बॉडी माने तो इसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए इसे गति में नहीं कहेंगे। परंतु यदि इसकी स्थिति में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है तो हम कहेंगे यह व्यक्ति गति में है। चलिए अब हम सरल रेखीय गति पर नजर डालते हैं। यदि गति करती हुई वस्तु का मार्ग एक सरल रेखा है तो उस वस्तु द्वारा की जाने वाली गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और स्थिति पर ध्यान देते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पोजीशन। यदि किसी वस्तु की हमें स्थिति देखनी है तो वह निर्भर करती है कि हम उसे कहां से देख रहे हैं। मतलब स्थिति द्रव्यमान की तरह कोई ऐसी राशि नहीं है जिसका मान हर जगह एक ही होगा, बल्कि स्थिति निर्भर करती है कि हम किस जगह से देख रहे हैं। स्थिति ज्ञात करने के लिए हमें संदर्भ बिंदु तथा अक्षों के एक समूह की आवश्यकता होती है। इस समूह में 3 परस्पर लंबवत अक्ष होते हैं जिन्हें परपेंडिकुलर एक्सिस कहते हैं और इनके नाम x, y तथा z दिए जाते हैं। इन अक्षों के प्रतिच्छेदक बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, जिसे O से रिप्रेजेंट किया है। किसी वस्तु की स्थिति देखने के लिए उसे इसी बिंदु के रेस्पेक्ट में देखा जाता है। अब यहाँ पर आपके लिए एक सवाल है। यदि वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तित कर रही है, तब आप इन निर्देशांक के सहारे कैसे बताएंगे कि वस्तु की स्थिति क्या है? क्योंकि वस्तु की कोई एक स्थिति नहीं होगी, अलग अलग समय पर वस्तु की अलग अलग स्थितियां होंगी।
तो इसके लिए हम एक और निर्देशांक लेते हैं जिसे कहते हैं समय। जी हाँ, आप अपनी घड़ी या अन्य उपकरण के सहारे इन निर्देशांक के साथ समय भी नोट करते हैं तथा x, y, z और t के इस पूरे सेट को निर्देश तंत्र यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और निर्देश तंत्र यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझते हैं। x, y, z तथा t के समूह के निर्देशांक निकाय को निर्देश तंत्र कहते हैं। चलिए इसी के साथ इन निर्देशांक के साथ जुड़े हुए एक कथन पर नजर डालते हैं। जब समय के बदलने के साथ साथ किसी वस्तु के निर्देशांक भी परिवर्तित होते हैं तो उस वस्तु को गतिमान कहते हैं। किसी वस्तु की गति देखने के लिए हम स्वेच्छा से किसी निर्देश तंत्र को सेलेक्ट करते हैं। जैसे यदि आपके सामने से कोई ट्रेन जा रही है और उसकी गति को आप देख रहे हैं तो आप उसकी गति के लिए स्वयं एक निर्देश तंत्र सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि होती है उस ट्रेन की पटरियां। जी हाँ, आप ट्रेन को उसकी पटरी के सापेक्ष चलता हुआ देखते हैं और इस तरह आपको ट्रेन एक सरल रेखा में गति करते हुए दिखती है। और इस तरह यदि कोई वस्तु केवल एक दिशा में गतिमान है तो उसकी गति के निरूपण के लिए केवल एक अक्ष की जरूरत होती है। अक्ष पर मूल बिंदु से दाईं तरफ की दूरी धनात्मक तथा बाईं तरफ की दूरी ऋणात्मक मानी जाती है, जो इस प्रकार दिखाई गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पथ लंबाई यानी डिस्टेंस पर नजर डालते हैं। यह किसी गति करती हुई वस्तु द्वारा तय किए गए वास्तविक मार्ग की लंबाई होती है। इसका SI मात्रक होता है मीटर तथा विमा होती है m1 L0 T0। चलिए आगे चलते हैं और इस पर विस्तार से नजर डालते हैं। सामान्यतः वस्तु की प्रारंभिक स्थिति पर ही मूल बिंदु माना जाता है। इसके अनुसार वस्तु की प्रारंभिक स्थिति के लिए हम लिख सकते हैं x बराबर 0 और इसी प्रारंभिक स्थिति के लिए माना जाता है कि समय यहां से शुरू हुआ है, इसलिए t बराबर भी लिखते हैं 0। यहां पर t समय को रिप्रेजेंट करता है। अब माना कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करना प्रारंभ करती है और वह पहले 10 सेकंड में 4 मीटर तथा बाद के 5 सेकंड में 2 मीटर चलती है। अब वस्तु कुल कितनी चली, मतलब पथ लंबाई की परिभाषा के अनुसार वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी है, या फिर वस्तु द्वारा वास्तविक मार्ग कितना तय किया गया है। तो वस्तु कुल चली है 4 मीटर प्लस 2 मीटर और इस प्रकार वस्तु कुल 6 मीटर चली है, तो वस्तु की पथ लंबाई हो जाएगी 6 मीटर। अब अगर आप ध्यान दें तो वस्तु 4 मीटर चलने के बाद 2 मीटर पीछे की तरफ चली है और इसीलिए वस्तु की प्रारंभिक बिंदु से दूरी हो जाएगी 2 मीटर। लेकिन हम इसे पथ लंबाई नहीं कहेंगे क्योंकि पथ लंबाई पथ पर निर्भर करती है और इसलिए पथ लंबाई का मान 6 मीटर होगा। चलिए अब हम आगे की तरफ चलते हैं और विस्थापन पर नजर डालते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। यह किसी वस्तु की गति के दौरान अंतिम और प्रारंभिक स्थिति की दूरी के बीच का अंतर है।
इसका SI मात्रक होता है मीटर और विमा होती है m1L0T0। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस पर विस्तार से नजर डालते हैं। विस्थापन पथ लंबाई से अलग होता है। इसके लिए हम एक गति करती हुई वस्तु पर ध्यान देते हैं, जैसा कि पिछले उदाहरण में हमने ध्यान दिया था, और मानते हैं कि इसकी प्रारंभिक स्थिति है x1 तथा अंतिम स्थिति है x2 तथा प्रारंभिक समय t1 व अंतिम समय t2 है। तो वस्तु की अंतिम दूरी में से वस्तु की प्रारंभिक दूरी यदि घटाई जाए तो अंतर मिलता है विस्थापन। दूरी नापने के लिए हम मूल बिंदु ले सकते हैं जिसे O से रिप्रेजेंट किया है, और इस तरह विस्थापन को लिखा जा सकता है डेल्टा x बराबर x2 माइनस x1, जहां पर डेल्टा x विस्थापन है। जैसा कि विस्थापन के सूत्र में दिखता है कि यदि x2 बड़ा है x1 से तो डेल्टा x का मान पॉजिटिव होगा, यानी विस्थापन धनात्मक होगा। इसी प्रकार यदि x2 छोटा है x1 से तो डेल्टा x का मान नेगेटिव होगा, यानी विस्थापन ऋणात्मक होगा। और इससे हमें पता चलता है कि विस्थापन में परिमाण व दिशा दोनों उपस्थित होते हैं, इसलिए विस्थापन एक सदिश राशि है। अब आप कहेंगे कि हमको दिशा के बारे में कैसे पता चलेगा? तो यदि विस्थापन का मान धनात्मक है तो वस्तु की गति की दिशा मूल बिंदु से दाईं ओर मानी जाती है, और विस्थापन का मान ऋणात्मक है तो वस्तु की गति की दिशा दाईं ओर मानी जाती है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और स्थिति समय ग्राफ पर नजर डालते हैं। जब वस्तु स्थिर है तब वह समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तित नहीं करती है, और हम उस समय यदि दो अक्ष लें जिनका मूल बिंदु है O, एक अक्ष है T यानी समय तथा दूसरा अक्ष है X। अब वस्तु की स्थिति का ग्राफ हम इस तरह से दिखा सकते हैं। क्योंकि वस्तु की स्थिति समय के साथ नहीं बदल रही है, इसलिए वस्तु की मूल बिंदु से दूरी हमेशा एक नियतांक रहेगी, जिसको इस दूरी से दिखाया गया है, जिसका मान है डेल्टा x। अब हम इस ग्राफ को समझते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग समय के बढ़ने के साथ साथ हर जगह पर डेल्टा x का मान नियत है। चलिए अब हम आगे चलते हैं और जब वस्तु एक समान गति से चल रही है इस समय का ग्राफ प्लॉट करते हैं। इसके लिए भी हम अक्ष लेते हैं जिसका मूल बिंदु है O तथा अक्ष है T व X, और वस्तु एक समान गति से चल रही है, मतलब वस्तु मूल बिंदु से एक समान दूरी से आगे बढ़ती जा रही है। तो हर समय वस्तु की दूरी में कुछ परिवर्तन आएगा और उसका ग्राफ इस तरह से दिखाया जा सकता है। अब हम आगे चलते हैं और वह केस देखते हैं जब वस्तु असमान गति से चल रही है। तो उस केस के लिए वस्तु के ग्राफ को इस तरह से दिखाया जा सकता है। क्योंकि गति अलग अलग है, इसलिए वस्तु की दूरी कम या ज्यादा हो सकती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने पढ़ा स्थिति के बारे में, उसके बाद हमने पढ़ा पथ लंबाई
और विस्थापन तथा सबसे अंत में हमने पढ़ा स्थिति समय ग्राफ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे औसत वेग तथा औसत चाल तथा ताक्षणिक वेग एवं चाल। धन्यवाद। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcertrg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।